गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता जीव विज्ञान, नगर पालिका इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली। बच्चों, आप सबका स्वयं प्रभा के वर्चुअल क्लासेस में स्वागत है। यह कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा है। आज हम लोग यूनिट 5 मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 17 श्वसन एवं गैसों के विनिमय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले की कक्षा में हमने आपको श्वसन टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको विभिन्न प्रकार के श्वसनांगों एवं मानव के श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में विस्तृत से पढ़ाया था। मुझे आशा है कि आपको वो समझ में आया होगा और आपको उनके बारे में कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ होगा कि मानव का श्वसन तंत्र किस प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है। इसी तरह से आपने विभिन्न जंतुओं में पाए जाने वाले श्वसनांगों के बारे में इसके पहले की कक्षा में पढ़ा। आपने कोशिका झिल्ली के माध्यम से श्वसन कैसे होता है इसको पढ़ा, बॉडी वाल्व से कैसे होता है इसको पढ़ा, श्वसन नलिकाओं से कैसे होता है इसको पढ़ा, गिल्स के बारे में आपने पढ़ा। तो इन समान जो है शुरुआत के जो टॉपिक थे जिसमें श्वसन अंग और मानव श्वसन तंत्र के संरचना के बारे में हमने आपको पढ़ाया। आज हम लोग इसी अध्याय के अंतर्गत उसके आगे के विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे और वो है कि श्वसन की क्रिया विधि। आज का जो टॉपिक है आपका या विषय वस्तु है वो है श्वसन की क्रिया विधि। जिसको अंग्रेजी में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। इसको अंग्रेजी में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। हम लोग इसका चर्चा मानव के संदर्भ में करेंगे, अर्थात मानव में श्वसन की क्रिया या श्वसन की क्रिया विधि कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हमने आपको बताया कि श्वसन जो है किसे कहते हैं या ब्रीदिंग किसे कहते हैं। आपको जो है इसके बारे में हमने इसके पूर्व की कक्षा में बताया था कि जो श्वसन है अर्थात जो ब्रीदिंग है, श्वसन वास्तव में इसमें दो भाग होते हैं या दो हिस्से होते हैं, दो चरण होते हैं। श्वसन के वास्तव में दो चरण होते हैं, दो चरण जो एक के बाद दूसरा दोहराए जाते हैं। तो दोनों चरण में वो कौन कौन से चरण हैं देखिए आप लोग। वो जो पहला चरण है या कुछ किसी को मान लीजिए इंस्पिरेशन, जिसको हम कहते हैं अंतर श्वसन, अंतर श्वसन, जिसको अंग्रेजी में
इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा चरण वायु श्वसन है। वायु श्वसन, जिसको अंग्रेजी में एक्सहेलेशन कहते हैं या एक्सपायरेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन कहते हैं। तो ये दो चरण हैं श्वासन के। यहाँ हमने श्वसन लिखा है, इसको श्वासन भी कर सकते हैं। ये वास्तव में ब्रीदिंग के ही जो है दो भाग हैं। तो क्या होता है इंस्पिरेशन में और क्या होता है एक्सपिरेशन में, अर्थात अंतर श्वसन में क्या होता है, इसके पहले भी मैं आपके लिए आपके बीच में चर्चा कर चुका हूँ। अंतर श्वसन अर्थात ऑक्सीजन को शरीर के भीतर अंदर लाना या अंदर लेना या खींचना, ऑक्सीजन को अंदर लाना। और वायु श्वसन का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करना, शरीर से बाहर निकालना। तो अब देखिए इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसे वो होता है। तो हम अगर देखें तो हमारा जो श्वसन तंत्र है, अर्थात मानव का जो श्वसन तंत्र है, कल हमने आपको बताया था एक चित्र के माध्यम से, आप उस पर फोकस करिएगा, देखिएगा। तो हमारे शरीर के अंदर एक कह सकते हैं एक बड़ी सी कैविटी है, एक गुहा है, जिसको हम जो है वक्ष गुहा कहते हैं, जिसको हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी कहते हैं। वास्तव में ये जो वक्ष गुहा है हमारा, थोरेसिक कैविटी है, वो बना होता है कुछ विशेष अंगों की सहायता से या कुछ विशेष संरचनाओं की सहायता से। उसमें कौन कौन से हिस्से हैं, जैसे उसमें हमारा रीढ़ है या रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ रज्जु या रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम रीढ़ रज्जु या रीढ़ कहते हैं। दूसरा हिस्सा उसका प्रमुख है हमारा स्टर्नम, उपास्थि, या जिसको उर की उपास्थि कहते हैं, उर उपास्थि, उर उपास्थि, जिसको अंग्रेजी में स्टर्नम कहते हैं। तीसरा हिस्सा उसमें होता है हमारी पसलियां, रिब्स, पसलियां, जिनको अंग्रेजी में रिब्स कहते हैं। और चौथा भाग उसका होता है डायाफ्राम, जो पेशी होता है, डायाफ्राम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो बोन की है, ये भी हड्डियां हैं, उर उपास्थि या स्टर्नम, ये उरोस्थि भी कहते हैं इसको, तो ये भी कार्टिलेज है एक तरह से। और डायाफ्राम में एक तरह से एक कह सकते हैं एक मसल्स है, एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है मस्कुलर, जो फेफड़े के ठीक नीचे पाई जाती है। तो ये चारों जो मिल करके हमारा जो है बनाते हैं, कह सकते हैं वक्ष गुहा बनाते हैं या थोरेसिक कैविटी बनाते हैं। इसी के भीतर हमारा फेफड़ा यानी लंग्स व्यवस्थित रहता है। और अगर हम संरचना बनाएं इसका, मान लीजिए तो इस तरह से, ऐसे ये मान लीजिए हमारा जो है वो कह सकते हैं आप,
ये रीढ़ रज्जु है, और ये जो है ये हमारा जो है स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, इसको देखिए। और यहीं पे हमारा जो है डायाफ्राम होता है, ये हमारा जो है डायाफ्राम, ये इस तरह से हमने बना दिया आपको समझाने के लिए, इस तरह से डायाफ्राम। और इन्हीं से ये जो कह सकते हो आप रीढ़ रज्जु है, उसी से हमारी पसलियां जो है जुड़ी हुई है, ये जो है पसली जो है हमारी ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे। इस तरह से ऐसे थोड़ा सा इनमें आपने देखा है, तो ये हमारा जो है कह सकते हैं उरोस्थ्य है या स्टर्नम है, और ये हमारी जो है रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, और ये जो है पसलियां हैं, पसलियां या पसली, ये पसली है, और ये उरोस्थ्य है, अर्थात ये मैं यही बना लिख देता हूं इसको ऐसे आप। और फिर ये सभी होती हैं, ये जो वो है, ये कह सकते हैं ये पसलियां विशेष प्रकार की जो है पेशियों से सधी होती हैं, इनमें लगी होती हैं, पेशियां लगी होती हैं, जो इस तरह से होती है, ऐसे एक दूसरे से जुड़ी होती है, ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे। तो ये जो पेशियां हैं जो इनको जोड़ती हैं, इन पेशियों को इंटरकास्टल मसल्स कहते हैं, इंटरकास्टल मसल्स, या आपको कह सकते हैं अंतर पार्श्व पेशियां, इंटरकास्टल मसल, इंटरकास्टल मसल्स या पेशी, ये लगी होती है। वास्तव में ये जो इंटरकास्टल मसल्स हैं, ये दो तरह की होती है, एक आउट एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। अर्थात अगर हम यहीं पे इसको समझना चाहें तो जो इंटरकास्टल मसल्स हैं, इंटरकास्टल पेशी है, वास्तव में ये दो प्रकार की होती हैं। एक को हम आंतरिक और दूसरे को हम बाह्य, एक को हम आंतरिक इंटरकास्टल मसल्स कहते हैं या पेशी कहते हैं, और दूसरे को हम बाह्य या इंटरकास्टल पेशी, इंटरकास्टल, यहाँ भी टिक कर लीजिए, इंटरकास्टल पेशी कहते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेशियां होती हैं। होता क्या है, अब आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि इन्हीं पेशियों की गति से और डायाफ्राम की गति से इनमें ये जो कैविटी है अर्थात वक्ष गुहा है, इसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो जो वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन, वक्ष गुहा के आयतन
अर्थात वॉल्यूम में परिवर्तन वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इसके पहले आपको बताया है कि वक्ष गुहा के आयतन में थोड़ा सा भी परिवर्तन वह फेफड़े के आयतन में परिवर्तन में प्रतिबिंबित होता है या परिलक्षित होता है। यदि थोड़ा सा माइन्यूट भी परिवर्तन होगा इस गुहा में तो उसका प्रतिबिंब या कह सकते तुरंत जो है उतना ही परिवर्तन फेफड़े के वॉल्यूम में हो जाएगा। तो ये जो पेशियां हैं या कह सकते हो इनका मूवमेंट है, ये जो है और डायाफ्राम का, इसको ये डायाफ्राम तो डायाफ्राम और इनमें जब परिवर्तन होगा, इन पेशियों में गति होगी तो उसमें वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन होगा। तो यही परिवर्तन अर्थात अब देखिए कैसे परिवर्तन होगा। इसमें दो भाग होंगे। क्या होता है, पहले आप निःश्वसन के बारे में समझिए। ये परिवर्तन कैसे शुरू होता है। वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन, तो यदि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, बढ़ेगा कब, अगर ये बढ़ना अर्थात उसके आयतन में इंक्रीज होना कब बढ़ता है, ये तब बढ़ेगा, यहां से समझिए, ये तब बढ़ेगा जब इसका जो है बाह्य इंटरकास्टल मसल्स, ये जो इसमें बाह्य मसल्स नहीं होंगी, कुछ आंतरिक मसल्स होंगी और कुछ बाह्य मसल्स, वो दूसरे को ऐसे लगी रहती है इस तरह से ऐसे। तो बाह्य इंटरकास्टल मसल्स, बाह्य शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इंटरकास्टल्स पेशियां या पेशियों में खिंचाव होता है, अर्थात वो खींचती हैं। उनमें जब खिंचाव होगा, खिंचाव मतलब संकुचन, उनमें सही कहिए तो उनमें होता है संकुचन, संकुचन। और उनके संकुचित होने से तथा दूसरा डायाफ्राम का भी संकुचन होगा। ये जो डायाफ्राम है, जो इस तरह से डोम की तरह उभरा हुआ है, गुंबद की तरह उभरा हुआ है, ये वास्तव में ये सीधा या ऐसे नीचे की तरफ दब जाएगा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ सामान्य स्थिति में जब इसमें खिंचाव होगा तभी ये नीचे जाएगा, ऐसे सामान्य स्थिति में ये ऐसा रहता है। तो दूसरा जो है डायाफ्राम, डायाफ्राम में भी संकुचन होता है या उनकी पेशियों में संकुचन होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बाह्य इंटरकास्टल मसल्स और डायाफ्राम के संकुचन से, दोनों जगह संकुचन हो रहा है। अगर दोनों संकुचित होते हैं तो ये नीचे जाएगा और ये चीज जब खींचेगा, बाहर खींचेगा, तो ये जो कह सकते हो रोस की है, स्टर्नम है और रिब्स जो है, ये रिब्स और स्टर्नम, रिब्स सीधे हो जाएगी, रिब्स जो है वो सीधी हो जाएगी और ये स्टर्नम बाहर की तरफ आएगा। अर्थात अगर हम स्टर्नम को देखें इस तरह से तो ये बाहर की तरफ खींचेगा, ऐसे एरो में बनाते हैं, ये स्टर्नम बाहर की तरफ खींचेगा और रीढ़ सीधी हो जाएगी। तो इसकी गुहा या इसका जो कक्ष है वो बढ़ जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो ऐसा जो बढ़ना है वक्ष गुहा का, इसके बढ़ने से जैसे ही उसका आयतन बढ़ता है फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। तो ये जो है जैसे ही फेफड़े का आयतन बढ़ता है, इतना करने से वक्ष गुहा का आयतन जब बढ़ेगा तो वह तुरंत जो है प्रतिबिंबित हो जाएगा फेफड़े के आयतन में। फेफड़े के आयतन में वृद्धि
या बदलाव वृद्धि कहिए, फेफड़े के आयतन में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। तो इसका क्या परिणाम निकलता है? जैसे फेफड़े का आयतन बढ़ता है तो स्वाभाविक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर समझने की बात है, मैं इसको मिटाता हूं। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या होता है। जैसे फेफड़े के आयतन में वृद्धि होती है तो जो भी लेन देन है, गैसों का जो लेना देना है, चाहे अंदर आना है बाहर जाना है, वो सब निर्भर करता है दाब प्रवणता पर। किस पर? दाब प्रवणता, दाब प्रवणता अर्थात प्रेशर ग्रेडियंट पे, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट पे निर्भर करता है। किसके किसके बीच में? वायुमंडलीय दाब या वायु दाब, जो वायुमंडल में दाब है, वायु दाब या वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम कह सकते हो शॉर्ट में कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, ऐसे। और दूसरा दाब है फेफड़े के अंदर दाब या फुफ्फुसी दाब, फुफ्फुसी पल्मोनरी प्रेशर या फुफ्फुसी दाब। ये दो तरह के दाब हैं जिनको हम फुफ्फुसी दाब को आप कर सकते हैं लंग्स प्रेशर या पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर, पीपी में लिख देता हूं। तो ये दोनों दाब, इनका जो ग्रेडियंट होता है अर्थात आंतर दाब, मतलब दोनों के बीच में कौन अधिक होता है और कौन कम होता है। तो यदि अब यहाँ देखिए एक फार्मूला हम लोग या कह सकते हैं एक हल्का सा वो निकालते हैं। अगर कह सकते हैं कब होता है अंतर श्वसन तभी होगा जब कह सकते हैं आप वायुमंडलीय दाब अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ग्रेटर होगा किससे? पल्मोनरी प्रेशर से। अगर ये स्थिति बनती है, ये कैसे क्यों होगा? ऐसा क्यों है? पल्मोनरी प्रेशर क्यों कम हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से? कि जब भी फेफड़े का आयतन जब बढ़ेगा, ये तभी होगा, पल्मोनरी प्रेशर तभी इंक्रीज करेगा जब फेफड़े के आयतन में वृद्धि होगी। इसका एक कारण यह है कि जब आयतन बढ़ता है, आप जानते हो भौतिक का नियम है, जहां आयतन बढ़ता है दाब कम हो जाता है। तो फेफड़े का आयतन बढ़ा, अर्थात इसका अर्थ है कि फेफड़े का यानी लंग्स का आयतन, फेफड़े का आयतन वृद्धि या बढ़ना। अगर फेफड़े का आयतन बढ़ता है तो ये घटना होती है, तभी उसमें पल्मोनरी प्रेशर कम होगा। और वायुमंडल का दाब तो फिक्स है, आप जानते हो वायुमंडलीय दाब जितना होता है उतना ही रहता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है, बदलाव कहाँ हो रहा है? पल्मोनरी प्रेशर में। तो इस तरह से अब देखिए फेफड़े का आयतन क्यों बढ़ा ऐसा भाई? क्योंकि इसमें जो है संकुचन हुआ, वाय इंटरकास्टल पेशियों में संकुचन हुआ, डायाफ्राम में बढ़ा। तो चूंकि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, इस नाते फेफड़े का आयतन बढ़ गया। जैसे ही फेफड़े का आयतन बढ़ता है तुरंत ही जो है कर सकते हैं फेफड़े का जो प्रेशर है, जो है पल्मोनरी प्रेशर है, वो घट जाता है। और जैसे ही प्रेशर घटता है, वायुमंडल की हवा यानी वायुमंडलीय दाब के कारण वायुमंडल की हवा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मतलब वायु मिक्सचर है, हवा है भाई, उसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। तो जो एयर है, हम कह सकते हैं एयर मतलब हवा, वो उसमें मिक्सचर है, हम अपने लिए कहते हैं कि उसमें ऑक्सीजन है, उसमें लगभग 20% ऑक्सीजन। तो एयर जो है तुरंत जो है वो अंदर आती है। कहाँ आती है? इनहेल होती है, अंदर आना, उसको जो है इनहेल किया जाता है,
इनहेल होगा, अर्थात वह अंतर श्वसन को जन्म देगा। अंतर श्वसन, श्वसन अंतर श्वसन को प्रेरित करेगा और वो हम हवा को बाहर ले लेंगे, मतलब बाहर से भीतर ले लेंगे। तो ये क्रिया होती है अंतर श्वसन के कारण। अब इसी का उल्टा जो हमने अभी बताया, इसी का उल्टा जो है हो जाता है, कह सकते हैं आप वायु श्वसन। बिल्कुल जो है इसी का उल्टा जो है वो वायु श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन या एक्सपिरेशन, जिसको एक्सहेलेशन भी कहते हैं। एक्सहेलेशन में क्या होगा कि फेफड़े का आयतन घट जाएगा। जैसे ये क्रिया जो है सामान्य स्थिति में आएगी, नॉर्मल स्थिति होगी, रिलैक्स होगा, मतलब यहाँ पर रिलैक्सेशन है। जो इंटरकास्टल मसल्स है, इंटरकास्टल मसल्स हैं, वो जो है रिलैक्स हो जाएंगे, शिथिलन हो जाएगा, रिलैक्स, वो शिथिलित हो जाएंगी। डायाफ्राम भी पुनः अपनी जगह वापस आ जाएगा। जो डायाफ्राम वो भी रिलैक्स कर जाएगा, उसमें भी रिलैक्सेशन हो जाएगा, अर्थात वो भी रिलैक्स कर जाएगा। तो दोनों जो है रिलैक्स कर जाते हैं। इंटरकास्टल मसल्स में कौन सी मसल्स? इनर इंटरकास्टल मसल्स, आंतरिक इनर इंटरकास्टल मसल्स, और ये जो है डायाफ्राम, ये दोनों रिलैक्स होते हैं और पुनः जो है वो जो वक्ष गुहा है वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, जिसके कारण उसका आयतन घट जाता है। और जैसे ही वक्ष गुहा का आयतन घटता है, ये दोनों क्रियाएं क्या कर सकते हैं आप, ये पूरा के पूरा वक्ष गुहा के आयतन में घटाव के कारण होता है। जो आयतन है वक्ष गुहा का वो घट जाता है या उसका घटना होता है, वो कम हो जाता है। जैसे वक्ष गुहा का आयतन घटेगा, स्वाभाविक है फेफड़े का भी आयतन घटेगा, और जैसे ही फेफड़े का आयतन घटेगा तो स्थिति बिल्कुल उसी तरह से उल्टा हो जाएगा। आप जो है यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही फेफड़े का आयतन घटेगा, अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घट गए, उसकी तुलना में जो पल्मोनरी प्रेशर है वो अधिक है, अर्थात फेफड़े का जो दाब है वो अधिक है वायुमंडलीय दाब से। तो इस तरह से जैसे ही फेफड़े का दाब अधिक होगा, फेफड़े में भरी हुई वायु का दाब अधिक होगा वायुमंडलीय दाब से, तुरंत जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गैसें हैं, मुख्य रूप से जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसमें जो है वो बाहर आ जाएगी, अर्थात वो एक्सहेल हो जाएगी, अर्थात वो बाहर आ जाएगी, वो शरीर से बाहर नासाद्वार के माध्यम से वायुमंडल में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वायु श्वसन। तो आपने देखा कि ये सारी प्रक्रिया किसके अधीन है? दाब प्रवणता के, प्रेशर ग्रेडियंट के। और ये दाब प्रवणता क्यों उत्पन्न हो रही है? ये उत्पन्न हो रही है हमारी वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन से। हमारे वक्ष गुहा में आयतन में परिवर्तन क्यों हो रहा है? वो हमारे डायाफ्राम और हमारे जो है कह सकते हैं पसलियों से लगे हुए इंटरकास्टल मसल्स, या जो भी मतलब उसको अंतरस्पर्शक पेशियां कहते हैं, उनमें जो है गति के कारण होता है, उनमें खिंचाव के कारण। तो ये जो पेशियां हैं और डायाफ्राम, ये दोनों मिलकर के गति उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जो है वक्ष गुहा में आयतन, उसके आयतन में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन आंतरालिक होता है, एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा। यही कारण है कि जो वायु श्वसन और निःश्वसन, वायु कह सकते हैं, हाँ, अंतर श्वसन और वायु श्वसन, इसको निःश्वसन भी कहते हैं। तो इस ये जो है उसी अनुसार चलता रहता है। तो हम मानव जो है 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार जो है कह सकते हैं ब्रीदिंग करते हैं,
इतनी बार जो है हमारा जो है फेफड़ा फूलता और पचकता है। तो ये आप लगभग 12 से 16 बार। तो आपने समझा कि वास्तव में जो क्रिया विधि है श्वासन की अर्थात ब्रीदिंग की, वो हमारे जो है फेफड़े के आयतन और उसके दाब के कारण, उसमें उत्पन्न दाब के कारण जो है होता है। और वो दाब जो है कहलाता है जो दाब प्रवणता या कह सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो वो कैसे बदलता है, क्योंकि जो है वायुमंडलीय दाब तो स्थिर रहता है, जो भी बदलाव है वो पल्मोनरी प्रेशर में है और वो उसके आयतन में बदलने के कारण होता है। तो इस तरह से हम आप जो है मिलकर के इसको कि कह सकते हैं श्वासन की क्रिया विधि को यहाँ हम लोगों ने समझा। और इसी के साथ जो है आज की कक्षा हम लोग समाप्त करते हैं। और मैं आपको जो है कुछ होमवर्क या गृह कार्य दे देता हूँ जिसको आप करिएगा। आप निःश्वसन और अंतःश्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न कि अंतःश्वसन के समय तथा निःश्वसन के समय हमारे वक्ष गुहा की संरचना कैसी होती है, उसको चित्र के माध्यम से दर्शाइए और समझाइए। तो इन्हीं के साथ जो मैं आज की कक्षा समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में।